आपके साथ में। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रिसर्च की क्लास है आज, रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है कि आपके सेकंड पेपर में भी रिसर्च आता है, फर्स्ट पेपर में भी रिसर्च आता है, तो दोनों दृष्टिकोण से उचित है। तो टोटल मिलाकर के नियर अबाउट आपके जो है फर्स्ट सेकंड पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं, और 20 क्वेश्चन में से जो आप मैं कहूँ तो कम से कम मिनिमम 10 क्वेश्चन तो आते हैं सेकंड पेपर में आपके। 5 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में आते हैं, टोटल 15 क्वेश्चन हो गए। इसके सिवा कभी-कभी जो है कॉम्प्रिहेंशन जो पैराग्राफ आता है वो भी रिसर्च का ही आ जाता है, तो 5 क्वेश्चन इसमें, ये 10 इसमें रहता है, टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। सेकंड पेपर में आपके भी आ सकते हैं, क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। तो रिसर्च ओरिएंटेड जो है वो ज़्यादा पेपर आता है हर किसी में। दूसरी बात, ये तो इम्पोर्टेंट इस नज़रिए से तो है ही है। आप आगे चल कर के जैसे ही आप नेट का एग्ज़ाम या जेआरएफ क्वालीफाई करेंगे, कहीं न कहीं जेआरएफ तभी आपको मिलता है जब आप किसी पीएचडी में एनरोल्ड होते हैं। हर किसी की इच्छा होती है कि पीजी करने के बाद पीएचडी करें। और जैसे ही आप पीएचडी के लिए एनरोल्ड होंगे, तुरंत आपको रिसर्च के लिए सिनॉप्सिस बनानी पड़ती है। तो आप किसी जो पढ़ रहे हैं वो डिसर्टेशन भी बनाना होगा किसी को, तो डिसर्टेशन किसी को बनाना है, किसी को प्रोजेक्ट बनाना है, आगे चल के सिनॉप्सिस लिखनी है। तो इस दृष्टिकोण से भी रिसर्च की जो क्लास है या रिसर्च का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो आप लोग के सिलेबस में भी पढ़ाया जाएगा, यहाँ भी पढ़ाया जा रहा है। आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो भी चीज़ें आपको लगे प्रॉब्लम है, तो उसको आप कमेंट पे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हमें भी पता चल जाए, अदरवाइज़ पता नहीं चलेगी तो हम नहीं बता पाएँगे। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आप सभी को दिख रहा है ना पीडीएफ? यस सर। हाँ, आप सभी को दिख रहा होगा और आप जो है चलिए, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है आज का रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो हर बार अलग-अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आपको ये देखना है कि कौन-सा क्वेश्चन कैसे आ रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। मैं आपको पिछली जब टीचिंग एप्टीट्यूड की मैंने क्लास ली थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि जितना भी पीडीएफ में मैंने कंटेंट लिखा, ये सारा का सारा जो कंटेंट है 2012 से लेकर के 2018 के बीच में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को असेंबल करके बनाया गया है। एक भी कंटेंट इधर-उधर का नहीं है। जो भी अगर इधर-उधर का है तो सप्लीमेंट्री के रूप में है, वो ऐड किया गया है, ठीक? तो आप चाहे प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ लें और चाहे अभी ही पढ़ लें, दोनों एक जैसे ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, रिसर्च क्या है? द मेन क्वेश्चन इज क्योंकि जब क्वेश्चन आपके पास कॉम्प्रिहेंशन आता है, तब भी यही आता है रिसर्च क्या है, और आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा आते हैं। आपको पढ़ करके आंसर निकालना होता है। पहले फैक्चुअल क्वेश्चन आते थे, आपके पास फैक्ट रहता है, जैसे व्हाट इज़ दिल्ली फिक्स है, लेकिन दिल्ली की विशेषताएँ बताइए, तो उसमें बहुत सारी विशेषताएँ हैं। अब ऐसे में आंसर का चुनाव करना तभी आप बेहतर चुनाव कर पाएँगे जब आप दिल्ली के बारे में सारा कुछ जानते होंगे, ठीक है? तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट तो आप कॉम्प्रिहेंशन की दृष्टि से पढ़िए। रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू आंसरिंग अ साइंटिफिक क्वेश्चन। रिसर्च क्या है? एक साधारण शब्द इन वेरी सिंपल वर्ड। रिसर्च इज सिस्टमैटिक, एक ऐसा क्रमबद्ध उपागम है जिसके द्वारा वैज्ञानिक प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। आपसे अगर जनरल कोई पूछता है व्हाट इज द रिसर्च, तो आप द सिंपल वे यू कैन से रिसर्च इज सिस्टमैटिक अप्रोच, सिस्टमैटिक वे टू आंसरिंग अ साइंटिफिक क्वेश्चन। एक वैज्ञानिक एक साइंस पूर्वक जो प्रश्न है उसका जो उत्तर दिया जाता है सिस्टमैटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, उसे हम अनुसंधान कहते हैं। ये जो आपको रेड में क्यों लिखा मैंने, ये क्वेश्चन ये लाइन भी आई थी उसके पेपर में, और ये जो लाइन है फेमस बुक है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, डेनिस कून की बुक है, बहुत बढ़िया बुक है। उसमें भी रिसर्च के वो एक्चुअली है तो साइकोलॉजी के बारे में, वो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, लेकिन आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग भी इसलिए पढ़ सकते हैं कि योग के स्टूडेंट हैं, और जनरल साइकोलॉजी भी आप में आती होगी। मैंने सुना बीच में पर्सनैलिटी पढ़ाई जा रही थी, उस बुक में पर्सनैलिटी या जनरल जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन है बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं, तो आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं। रिसर्च भी दिया हुआ है उसमें, स्टैट्स भी दिया हुआ है, तो इसलिए तो उसी से मैंने ये लिया है लाइन। तो राइटर नेम बता दीजिए एक बार, राइटर नेम, बुक राइटर नेम बता दीजिए प्लीज। बुक का नाम है डेनिस कून, डेनिस इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी।
बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, ठीक है? तो अच्छी बुक है। सर हम लोग जो है राइटर नेम। हाँ, राइटर बता दिया, डेनिस कून, डेनिस कून, DENNIS, डेनिस COON कून, डेनिस कून की बुक है। ठीक है, चलिए। तो ये बुक है, आप पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है, साइकोलॉजी की बुक है, और ये मेरे पास तो पीडीएफ में अवेलेबल है, अगर थोड़ी एमबी में ज्यादा है मैं भेज दूंगा फिर भी। फिर आगे क्या है, इट इज सिस्टमैटिक, इट इज सिस्टम, बता चुका हूँ, लॉजिकल, एक तर्कपूर्ण प्रक्रिया, एंड एन अनबायस्ड प्रोसेस वेयरइन वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल कैन बी डन। ठीक है, तो ये जो है ये क्रमबद्ध प्रक्रिया है, लॉजिकल है, तर्कपूर्ण है, एंड अनबायस्ड प्रोसेस है, वैसी प्रोसेस अनबायस्ड जिसमें किसी भी प्रकार की पूर्वाग्रह की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, प्रोसेस वेर वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, जिसके अंदर जो परिकल्पना है उसका वेरिफिकेशन किया जाता है, जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसका एनालिसिस किया जाता है, उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, और साथ में जब इंटरप्रिटेशन की बाद चीजें होती हैं तो फिर क्या किया जाता है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसके आधार पे प्रिंसिपल सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि जो प्रिंसिपल का निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है, जो रिजल्ट आता है अनुसंधान करने के बाद में, जो उस कंक्लूजन आता है उससे क्या करते हैं हम, तो उसके लिए आया था क्वेश्चन, तो वहां से लिया है। ठीक है, जब भी हम रिसर्च करते हैं जो रिजल्ट आता है जिसे हम कहते हैं जनरलाइजेशन, तो एक जनरलाइजेशन मीन्स कि हम जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट से सिद्धांत का निर्माण कर रहे हैं। जैसे ग्रेविटी की थ्योरी किसने बनाई थी आप जानते हैं, तो जिसने भी ग्रेविटी की थ्योरी का निर्माण किया उसने पहले एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद में जो रिजल्ट आया, कंक्लूजन आया, उसका जनरलाइजेशन किया, और उसमें इतने फैक्ट दिए, वही फैक्ट सिस्टमेटिक रूप से थ्योरी कहलाए। ठीक है, ठीक है, इट इज एन इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी और क्वेस्ट टुवर्ड ट्रुथ, ये भी आप कह सकते हैं। कोई पूछे अगर आपसे रिसर्च क्या है तो आप कह सकते हैं इट इज एन इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी, एक बौद्धिक इंक्वायरी है। ऐसे सिंपल इंक्वायरी नहीं, बौद्धिक मतलब जिसमें आप विवेकपूर्ण तरीके से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, और एक क्वेस्ट टू ट्रुथ, या तो ऐसी जिज्ञासा है जो सत्य की खोज कराती है। एक बात एक्चुअली रिसर्च के बारे में अगर आगे सिंपल सी बात करें तो रिसर्च का मतलब क्या है, टू डिस्कवर हिडन नॉलेज, सिंपल से शब्दों में टू डिस्कवर हिडन नॉलेज, जो ज्ञान छुपा हुआ है उसको खोजना है, जिसे कहते हैं रिसर्च, री मतलब बार बार खोजना, जो चीज छुपी हुई है। अगर हम छुपी हुई चीजों को खोजते हैं, जैसे योग का बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो योग का बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ रहा था, बहुत पहले से पड़ रहा था, हम सिर्फ उसमें जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको इन्वेस्टिगेट करके बाहर लेकर आते हैं। हम कोई डिस्कवरी नहीं कर रहे, खोज नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप देख रहे हैं क्या है। ठीक है, इट लीड्स टू एनहांसमेंट ऑफ नॉलेज की जाती है, उसमें कई सारे ऑप्शन थे, तो उसमें एक ऑप्शन ये भी है कि हम ज्ञान में वृद्धि के लिए खोज रिसर्च करते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि हम रिसर्च क्यों करते हैं, केवल एक ही नहीं है, रिसर्च के कई सारे ऑप्शंस आ सकते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन से ये आ सकते हैं जो रिसर्च क्यों की जा रही है। तो इसमें आपको बहुत सारे आंसर हो सकते हैं कि रिसर्च जो गैप है उसको हट मिटाने के लिए, समस्या का समाधान के लिए, ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, लेकिन आपको मेन 3 चीजें मैं बताता हूँ जो कॉमनली आती हैं। पहला आता है टू रिजर्व, ठीक है, तो सुरक्षित रखना चीजें, तो ट्रांसमिट करना, टू डेवलप करना। हम क्या करते हैं, क्यों रिसर्च करते हैं, जो पुरानी चीजें हमारे पास है, जो पुराना नॉलेज है, उसको हम अनुसंधान के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहते हैं, कि जो चीजें से हमारे पास आर्कियोलॉजी के माध्यम से, या हमारी जो हिस्ट्री चली आ रही है, हमारे रीति रिचुअल्स हमारे आ रहे हैं, या हमारे पास जो नॉलेज है, ओल्ड नॉलेज, हम उसको अनुसंधान के माध्यम से सुरक्षित रखते हैं ताकि ये चीजें हमारे पास बनी रहे। ठीक है, तो ये क्या है, हम करते हैं। फिर क्या करते हैं, टू डेवलप करते हैं, हम जो जो नॉलेज हमारे पास आज के समय पे एग्जिस्टेंस है उस पे हम तो उसको प्रिजर्व करके ही नहीं रखते, हम उस नॉलेज में एनहांसमेंट भी करते रहते हैं, खोज करते रहते हैं, डेवलपमेंट करते रहते हैं, विकास करते रहते हैं। पहले मोबाइल फोन पता नहीं कैसा बना होगा, आज के देखिए आप, आपके डिफरेंट टाइप के मोबाइल फोन आ गए, तो हम उसमें एनहांसमेंट भी कर रहे हैं। फिर क्या करते हैं, तीसरी चीज, ट्रांसमिट करते हैं। हम केवल सुरक्षित नहीं रखते, विकास ही नहीं करते, बल्कि उसको जन-जन तक पहुँचाते भी हैं, अनुसंधान। तो अनुसंधान के मुख्यतः 3 काम हैं। पहला काम क्या है? प्रिज़र्व करके रखना, सुरक्षित करके रखना, जो भी हमारे पास नॉलेज है, जो भी कीमती चीज़ें हैं, जो भी अच्छी चीज़ें, उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, जैसे प्रकृति को कैसे सुरक्षित रखा जाए, सिस्टमैटिक डेवलपमेंट कैसे किया जाए, एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर रखा जाए, ह्यूमन बीइंग को कैसे प्रोटेक्ट करके, इसके लिए रिसर्च हो रही है। ठीक है? या हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, प्रेशियस चीज़ें, उनको कैसे सुरक्षित है। फिर हम
इन चीज़ों पे भी रिसर्च कर रहे हैं कि जो आज की तकनीकी है या आज का जो ज्ञान है, इसमें और कैसे वृद्धि की जा सके कि और बेहतर परिणाम आए, इसके लिए कर रहे हैं। या उसके आगे क्या कर रहे हैं, उसके आगे हम चीज़ों को ट्रांसमिट आ रहे हैं, हम अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को, किसको आगे आने वाली जनरेशन को भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कि नहीं हम अपने तक सुरक्षित नहीं रखें, हम आगे वाले जनरेशन को ट्रांसफ़र करें, कोई ये अपनी जनरेशन को ट्रांसफ़र करे। तो मेनली क्या है, 3 फंक्शन है, किसके? रिसर्च के, ठीक? आगे आते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, ये भी फिर लिखा क्वेश्चन जितने हैं मैंने कहा ये सब आए हैं नेट में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इज डिस्कवर न्यू फैक्ट और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन फैक्ट। फिर क्या करते हैं, रिसर्च का उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, डिस्कवर न्यू फैक्ट, नए तथ्यों की खोज करना। हम क्या करते हैं, नए तथ्यों की खोज करते हैं, अनुसंधान, रिसर्च बार बार खोजते हैं। एंड टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन फैक्ट, या तो क्या करते हैं, जो नोन फैक्ट है उनके बारे में फ्रेश इंटरप्रिटेशन करते हैं। फ्रेश इंटरप्रिटेशन मतलब है जो पुराना ज्ञान हो गया है, अब उसमें अपडेटेड नॉलेज क्या है। पहले आप देखते होंगे नई-नई रिसर्च होती है, आपके योग के माध्यम से देखा होगा कि पहले पता चला कि आसन प्राणायाम करने से जो स्वस्थ शरीर होता है, हम अच्छे रहते हैं। फिर कोविड-19 आ गया, कोविड-19 में रिसर्च हुई, नहीं केवल हम स्वस्थ ही नहीं रहते, इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होता है। फिर और ज़्यादा रिसर्च हुई, फिर आया कि नहीं अब कोविड-19 जैसी बीमारी भी इससे ठीक होती है। ठीक है? तो जैसे-जैसे रिसर्च करते चले जा रहे हैं, वैसे-वैसे क्या है, जो नोन फैक्ट है उनका नया नए तरीके से इंटरप्रिटेशन भी करते हैं कि इसके माध्यम से क्या होता है कि डिप्रेशन दूर होता है, योग के माध्यम से। डिप्रेसिव पर्सन जो होते हैं उसको बाहर निकल आते हैं। फिर हमने और ज़्यादा रिसर्च की तो हमने कहा नहीं इसके जो डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, सिज़ोफ्रेनिया हो गया और जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो गंभीर सीवियर कंडीशन में होते हैं, उनमें ये लोग इससे बाहर आ सकते हैं। फैक्ट है उसमें भी और डिटेल से उसका इंटरप्रिटेशन करना। फिर लिखा है रिसर्च शब्द फ्रांसीसी की भाषा के रिसर्च से बना हुआ। ये क्वेश्चन कोई नॉर्मली ध्यान नहीं रखता है क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, यूजी लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको बताऊँ यूसेट में आया था, उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के में आया था कि रिसर्च किस भाषा से बना हुआ है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। वो फ्रांसीसी शब्द से बना हुआ है। हमारे लिए आपने सुना होगा ज्यादातर शब्द हम कहेंगे किससे बना हुआ है। हमारे पास कॉमनली शब्द होता है लैटिन भाषा से बना हुआ है। तो नॉर्मली जिसको नहीं आता वो कोई नहीं, लैटिन भाषा लिए फ्रांसिस वर्ड से बना हुआ है, जिस रिसर्च से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू लुक, टू इन्वेस्टिगेट, देखना या इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिएगा मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ। आप ये मत रिसर्च का टॉपिक ऐसा होता है जो 6 महीने पढ़ाया जाता है, 6th मंथ पढ़ाया जाता है और आप ये को मैं 6 दिन में पढ़ाऊँगा। तो 6 दिन में त पढ़ाने का मतलब हुआ कि बहुत ही कंसाइज़ वे में कंसंट्रेट होकर आप सुनेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है? रिसर्च कितने प्रकार की होती है? रिसर्च मैनी वेरियस टाइप्स होते हैं, जितने भी डिसिप्लिन्स हैं उसके डिप से साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो जितने भी मतलब एक साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम इसके अनुसार रिसर्च के अलग-अलग होते हैं और अब तो इतने सारे डिसिप्लिन्स हो गए हैं, रिसर्च की डिमांड जो है बढ़ती चली जा रही है, रिसर्च की वैरायटी बढ़ती चली जा रही है। तो लेकिन जो हमारे ह्यूमैनिटीज़ में आता है बेसिकली उनके कितने प्रकार के होते हैं और वो किस प्रकार उसमें के अंदर डिटेल में क्या होता है, ये बताने का प्रयास किया है, ठीक है? रिसर्च कैन बी डिवाइडेड इन वेरियस टाइप्स रिगार्डिंग देयर यूटिलिटी व्हिच आर गिवन अपनी उपयोगिता के आधार पे, ठीक है? तो ह्यूमैनिटीज़ में कैसे किया जाता है? ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के उद्देश्य के आधार पे, क्या है? उद्देश्य के आधार पे। अब एक चीज़ मैं आपको पहले से ही क्लियर कर देता हूँ कि जैसे हमारे घर पे क्या होता है कि एक व्यक्ति है, ये आपके पापा जी, ठीक है? तो आपके पापा जी क्या हैं? आपके पापा जी हैं। आपके मम्मी के हस्बैंड हैं, किसी के मामा जी होंगे, किसी के नाना जी होंगे, किसी के अलग-अलग तरीके से एक व्यक्ति होता है, वो अलग-अलग रिश्तों से, अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। तो उसी तरह से जो आपको मैं यहाँ टाइप्स बताने जा रहा हूँ, जैसे मैं फंडामेंटल रिसर्च बताने जा रहा हूँ, तो ये उद्देश्य के आधार पे भी इसका डिवीज़न हो सकता है और उसके बाद में शुद्धता के आधार पे हो सकता है, रिसर्च फाइंडिंग के आधार पे, तो एक ही चीज़ कई रूपों में जुड़ सकती है, ठीक है? तो इसलिए इसमें कन्फ्यूजन मत होना। जहाँ जैसा उद्देश्य होगा, वो रिसर्च उस प्रकार से उसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। तो पहला जो इसका डिवीज़न किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, उद्देश्य के आधार पे। हमारा उद्देश्य क्या है, इस आधार पे रिसर्च का जो डिवीज़न है वो 3, पहला है फंडामेंटल रिसर्च जिसे हम बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, यानी मूलभूत अनुसंधान या बेसिक रिसर्च, बेसिक अनुसंधान। बेसिक अनुसंधान, मूलभूत अनुसंधान क्या है, ये हम आगे बताएँगे। उसमें लिखा हुआ है
ठीक है? या यूँ आपको सिंपल सा बता दें तो अन्वेषिक अनुसंधान वो है या मूलभूत अनुसंधान वो है, जो किसी सिद्धांत के निर्माण के लिए किया जाता है, जिसमें का उद्देश्य किसी समस्या का समाधान करना नहीं होता बल्कि ज्ञान में वृद्धि करना होता है। मान के चलिए हम मंगल ग्रह पर लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो मंगल ग्रह से हमें कोई फ़ायदा है डायरेक्टली? नहीं, किसी को कोई फ़ायदा नहीं, बट इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमें चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं, हम मनुष्य क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है। बहुत सारे योग में ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनसे क्या है डायरेक्टली ह्यूमन को कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का समाधान नहीं हो रहा है, लेकिन उसपे अनुसंधान हो रही है। ठीक है? तो जो उसपे अनुसंधान हो रही है वो फंडामेंटल रिसर्च कहलाती है, बेसिक कहलाती है या यूँ कहा जाए सिद्धांत निर्माण के लिए या ज्ञान में वृद्धि के लिए जो रिसर्च की जाती है जिसका तात्कालिक समस्या से कोई लेना-देना नहीं होता है, उसे हम फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। उसके बाद में अप्लाइड नाम से ही है, व्यवहारिक अनुसंधान। व्यवहारिक अनुसंधान, अनुसंधान का वह प्रकार है जिसके अंदर जो रिसर्च है, वो व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए या तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए की जाती है, उसे हम व्यावहारिक समस्या अनुसंधान कहते हैं। जैसे इस समय कोविड-19 जैसी प्रॉब्लम है वर्ल्ड वाइड, तो इसके समाधान के लिए जो अनुसंधान किए जा रहे हैं, चाहे योग के माध्यम से हो, चाहे डिफरेंट टाइप के जो भी टेक्निक अपनाई जाए, आयुर्वेद हो या जो मेडिसिन हो, जिसके भी माध्यम से, तो उसे हम कहते हैं एप्लाइड रिसर्च, ठीक है? इसके बाद में है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च किसे कहते हैं? एक्शन इसे कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान जो है ये बेसिकली जो है शिक्षा या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इसका उपयोग किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान भी कहते हैं इसे। ठीक है? ये अनुसंधान जो होता है वो छोटे स्तर की, निम्न स्तर की तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। देखो समस्याएँ 2 तरह की होती है। एक होती है जो इमीडिएट प्रॉब्लम होती है और उसका इमीडिएट सॉल्यूशन होना ज़रूरी होता है। छोटे लेवल की प्रॉब्लम होती हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो बहुत बड़े लेवल जैसे कोविड-19 है, प्रदूषण की समस्या है, बेरोज़गारी की समस्या है, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है या ऐसी समस्या है जिसका समाधान जो है वो विस्तृत रूप से, ब्रॉड रूप से ढूँढा जाना चाहिए। लेकिन क्लास में बच्चे लेट आ रहे हैं, असाइनमेंट करके नहीं लाए हैं। ठीक है? या जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो लेट से जॉइन करते हैं, बीच में लेफ्ट हो रहे हैं, जॉइन हो रहे हैं, लेफ्ट हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे, मैं तो स्क्रीन शेयर कर दिया, मुझे नहीं मालूम चल रहा। लेकिन मैंने देखा है बीच में 3 दिन की क्लास में या मेरी क्लास में पहले भी, लेफ्ट हो रहे हैं, जॉइन हो रहे हैं, लेफ्ट हो रहे हैं, जॉइन हो रहे हैं, ठीक है? तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है या पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है? तो ऐसी चीज़ों का समस्या का समाधान कैसे किया जाए, इसके बारे में जो अनुसंधान किया जाएगा उसे एक्शन रिसर्च कहते हैं। इसके लिए विषय का विशेषज्ञ होना ज़रूरी नहीं है, जैसे क्लास में बच्चे देर से आते हैं, तो उनका समाधान कैसे किया जाए? तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है जो टीचर है वो पीएचडी गाइड थीसिस लिखेगा, नहीं। उसके लिए क्या सिंपल सा टेक्निक है कि वो बच्चे जो देर से आते हैं उनसे पूछेगा कि क्या प्रॉब्लम है, उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगा। अगर वो ऐसे नहीं मानेंगे, फिर भी देर से आ रहे हैं, तो वो उसका पनिशमेंट रखेगा, फिर भी नहीं मानेंगे तो फाइन लगा देगा, फिर नहीं मानेंगे तो क्लास से बाहर निकाल देगा। ठीक है? तो ये क्या समस्या का समाधान है। ठीक है? तो जिस रूप से मानेंगे जैसे देखा होगा आप लोग जनरली क्या होता है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में डेडलाइन दी जाती है कि इस डेडलाइन पे नहीं जमा करेंगे तो आपकी फाइन पड़ेगी। जो फाइन पड़ेगी तो बच्चा डेडलाइन पे जमा कर देता है। तो ये क्या समस्या का समाधान निकाला गया कि इस रूप में नहीं, इस रूप में नहीं तो इस रूप में, ठीक है? तो इसे बोलते हैं एक्शन रिसर्च और ये काइंडली मैंने आपको बता दिया इसलिए बता रहा हूँ बार-बार इस रिसर्च के बारे में। ये रिसर्च पे क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है? एक्शन रिसर्च के बारे में फर्स्ट पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन जब आता है टाइप्स ऑफ रिसर्च में तो उसमें एक्शन रिसर्च के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो फिर से जब आगे डिटेलिंग आएगी तो फिर से एक बार इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूँगा। उसके बाद जो दूसरा है 2.2 मतलब टाइप ऑफ रिसर्च में ऑन द बेसिस ऑफ सर प्रिसिजन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। यस? सर अगर कोविड जैसे अभी की टाइम चल रहा है कोविड का, तो अगर कोविड से रिलेटेड कोई रिसर्च की जाती है, तो उसे एक्शन रिसर्च में शामिल किया जाएगा? नहीं, वो एक्शन रिसर्च नहीं, वो कोविड-19 ये ब्रॉड प्रॉब्लम। एक्शन रिसर्च बहुत ही छोटे स्तर की समस्या होती है। बहुत ही निम्न स्तर की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है? बहुत बड़े स्तर की ओके। बात नहीं है। और जो ये जो एप्लाइड रिसर्च ये व्यवहारिक समस्या के लिए बता रहा हूँ। ये जो एक्शन रिसर्च है मैंने बताया ये छोटे स्तर के लिए जैसे बच्चे देर से आते हैं, बच्चे जाते हैं लॉन के फूल तोड़ लेके चले जाते हैं। बच्चे जो हैं क्लास में जो है डिस्टर्ब करते हैं एक-दूसरे को। तो ये समस्या जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए है, वो शॉर्ट टर्म के लिए है और इसका जो सॉल्यूशन भी ढूँढा जाना है, वो कोई भी ढूँढ सकता है, इवन चपरासी भी ढूँढ सकता है इंस्टीट्यूशन को, वो भी टेक्निक लगा सकता है कि बच्चे फूल तोड़ के ले जा रहे हैं, आप क्या करेंगे?
हमने फाइन लगा दिया, भाई पकड़े जाओगे 500 रुपए पड़ेगा, बच्चों ने तोड़ना बंद कर दिया, समस्या का समाधान हो गया। ठीक है, तो ये शॉर्ट शॉर्ट लेवल की मतलब छोटे लेवल की समस्या होती है और कम समय के लिए होती है, लेकिन इनका समाधान चूंकि जरूरी होता है, तो इनका समाधान जो है वो इन छोटे स्तर पे किया जाता है और किसी व्यक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है जो उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हो। तो इसलिए इसे एक्शन रिसर्च कहते हैं। इसके लिए किसी विषय का एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं होता है। ठीक, ये कैसे किया जाता है आगे ये भी बताएंगे। इसके बाद आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ प्रिसीजन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। रिसर्च फाइंडिंग जो की जा रही है, जो रिसर्च का जो रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट की शुद्धता के आधार पे डिवीजन दो प्रकार के। पहला जो रिजल्ट है वो एक्सपेरिमेंटल टाइप है। एक्सपेरिमेंटल जिसे हम जानते हैं क्या बोलते हैं, प्रयोगात्मक अनुसंधान कहते हैं। प्रयोग किसे कहते हैं, सिंपल भाषा में कहा जाए, नोइंग द कारण और प्रभाव के बीच में जो संबंध है उसको जो जानने का प्रयास किया जाता है उसे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब नोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव के बीच में संबंध। कैसे, बारिश क्यों हो रही है उसका कारण जानिए, अभी जो है ठंडी क्यों पड़ रही है इसका कारण जानिए, कोई बच्चा फेल क्यों गया इसका कारण जानिए। ठीक है, तो जो भी आप कारण और प्रभाव देख रहे हैं, ठीक है, आपने स्विच ऑन किया फैन चलने लग गया तो क्यों चलने लग गया, बिजली नहीं है तो क्यों नहीं चल रहा। तो हर एक चीज का कोई भी घटना घटित होती है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है और उसका कोई प्रभाव होता है। या कोई जैसे आग जल रही है, हम कहते नहीं आग जल रही है तो धुआं होगा, धुआं है तो मतलब आग होगा। तो कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट। कोई बच्चा फेल हो गया तो कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। ठीक, किसी बच्चे ने गोल्ड मेडल हासिल किया तो वो कारण मतलब कुछ ना उसने मेहनत की होगी, कुछ ने खूब मेहनत की इसलिए गोल्ड में। तो प्रभाव से कारण पे जा रहे हैं या तो प्रभाव से कारण पे जाते हैं। जैसे कोई बच्चे ने टॉप की गोल्ड मेडलिस्ट किया, भाई जेआरएफ क्वालीफाई किया, तुमसे पूछते भाई कैसे पढ़ाई की तुमने, तो हम प्रभाव इम्पैक्ट को क्वालीफाई हुआ इसलिए हम उसके कारण पे जा रहे हैं। या हम कारण से प्रभाव पे जाते हैं, कॉज, कि अगर ऐसा करोगे पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे। कारण से प्रभाव पे जाता है, दोनों हो सकता है, चाहे इधर से है चाहे उधर से। ये जो अनुसंधान होती है इसमें कारण और प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जैसे आप योग में प्रैक्टिकल कराते हैं तो उसका इम्पैक्ट देखते हैं, ये कॉज इफेक्ट। ठीक है, जैसे कोविड-19 की समस्या ही तो कारण क्या था और इसका इफेक्ट कितने लोगों पे पड़ रहा है। या मेडिकल आप दवाई खाते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे क्या पड़ता है। तो जितने भी एक्सपेरिमेंटल, जितने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जितने भी लैब में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो सब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आते हैं। या जो फील्ड में भी किए जाते हैं सब, ठीक है, ह्यूमैनिटीज में भी फील्ड में किए जाते हैं, उनको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। अब जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होते हैं इनके जो रिजल्ट आते हैं ज्यादा प्रिसाइज होते हैं अन्य की अपेक्षा। अन्य की अपेक्षा इनका जो रिजल्ट होता है ज्यादा प्रिसाइज होता है। जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जब कोविड-19 की जो वैक्सीन डेवलप होना शुरू हुई तो आप जानते हैं कि इंडिया में भी थी लगभग में 3 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं मेडिकल साइंस के, कि वो लीडिंग है जिन्होंने इस फील्ड में काम किया। लेकिन उन्होंने जो फील्ड पे काम किया तो मेडिसिन बनाई, ऐसा नहीं मेडिसिन बनाने के बाद में तुरंत जो पेशेंट थे उनको लगाना शुरू किया, नहीं, पहले उसका ट्रायल हुआ, फर्स्ट ट्रायल हुआ, सेकेंड ट्रायल हुआ, फिर थर्ड ट्रायल हुआ। जब थर्ड ट्रायल में जो एजेंसी है, जो मेन हेड एजेंसी है मेडिकल साइंस की, उसने जब अप्रूव कर दिया तब जाकर के उस मेडिसिन को लोगों पर लगाने के लिए अनुमति दी गई। ऐसा नहीं था, क्यों किया गया, कहीं ये मेडिसिन जो है ये नुकसान तो ना कर दे। तो पहले भारी बहुत ज्यादा संख्या पे ट्राई किया गया, फिर और ट्राई किया गया, फिर और ट्राई किया। जब देखा गया नहीं, इसको 1 लाख लोगों पे अगर ये वैक्सीन लगाई जाती है तो कहीं से एक व्यक्ति की ही डेथ हो सकती है, बाकी की डेथ नहीं होगी, बाकी के किसी प्रकार के लक्षण नहीं होंगे, तब जाकर के वो अप्रूव किया जाता है। तो ये क्या है, इसका जो रिजल्ट कितना प्रिसाइज है। जैसे हमें कोई परमाणु परीक्षण करना है तो परमाणु परीक्षण ऐसा नहीं कि कर दिया जाएगा, परमाणु परीक्षण करने के लिए एक एक सेकंड, नैनो सेकंड, एक एक एटम्स पे ध्यान दिया जाता है और बहुत ही एक बारीकी से उस पर रिसर्च की जाती है कि उसका उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो बहुत ही शुद्ध होगा। ठीक, तो ये रिसर्च होती है। ह्यूमैनिटीज में रिसर्च क्या, आप योग करने से क्या होता है आप जानते हैं, प्राणायाम करने से क्या होता है आप सब जानते हैं। तो आपने देखा होगा कि योग और प्राणायाम के गलत रिजल्ट आए। कुछ लोगों ने क्या किया, प्राणायाम में लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर दिया, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और उन्होंने देखा प्राणायाम का मतलब सांस लो छोड़ो। कुछ दिन बाद में पता चला उनके जो लंग्स हैं वो खराब हो गए, क्योंकि वो इतनी तेज तेज सांस ले रहे थे जितना उनका लंग्स जो है उस कैपेसिटी को होल्ड नहीं कर पाया। या कुछ लोगों ने, पता लगा धनुरासन इतना लंबा लगा कि रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर कर ली अपनी। ठीक है, तो यहाँ क्या धनुरासन का कितना एंगल पे होना चाहिए, कितने डिग्री पे होना चाहिए, ये इतना प्रिसाइज नहीं होता। जब आपकी क्लास में, डेमो क्लास में, या जो आपकी क्लास होती है, जब आपको टीचर बता रहा होता है तो वहां पर अगर कोई आसन लगा रहा तो ऐसा नहीं होता कि वहां वो इंची टेप लेकर के बैठा हुआ है, इतने से नहीं, इतना ही होगा।
वहाँ इंची टेप नहीं होती, थोड़ा प्लस माइनस ऊपर नीचे, कोई टेढ़ा लगा रहा है, कोई सीधा लगा रहा है, चलता है। लेकिन अगर डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं तो वो ऐसा नहीं करता, डिब्बे से निकाला, एक मुट्ठी निकाला, एक मुट्ठी तुमको दिया, दूसरी मुट्ठी दूसरे को दिया। अच्छा तुम बड़े हो साइज़ में, तुमको ज़्यादा दिया, तुम छोटे हो साइज़ में, नहीं। वहाँ इधर इक्वल प्रिसाइज़ होता है। एक भी अगर इधर-उधर हो गई तो उसका रिज़ल्ट जो होगा हानिकारक हो सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जिसमें एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है, जो लैब में काम नहीं किया जाता, जैसे ह्यूमैनिटीज़ में, जैसे हम किसी हिंदी में किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, हिस्टोरिकल, फिलॉसफिकल, ऑल द टाइप्स ऑफ रिसर्च इन व्हिच वी नॉट गो ऑन एक्सपेरिमेंट, वी जस्ट एक्सप्लेन इट। हम केवल परिभाषित करते हैं, तो उन सभी रिसर्च को नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं, ठीक है? जैसे गांधी जी के जो है वर्तमान समय में प्रासंगिकता का शिक्षा जगत में महत्व, योग का या घृण्य संहिता, या जो भी आपके थ्योरेटिकल पेपर्स होते हैं, ऑल द टाइप्स ऑफ पेपर आर इंक्लूडिंग नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। फिर ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, उपागम के आधार पे, उपागम के आधार पे जो रिसर्च है वो कितने प्रकार के बताए गए हैं, इस पे देखते हैं। तो उपागम के आधार पे जो रिसर्च का जो टाइप्स है वो है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है और क्रॉस सेक्शनल। इसमें भी 2 टाइप के रिसर्च है। पहला है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है? जो लंबे समय तक चले, ठीक है? इसे लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहते हैं। एक होता है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, ऐसी रिसर्च जिसको टुकड़ों-टुकड़ों में क्रॉस करके रिसर्च की जाती है, उसे क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कहते हैं, ठीक है? अब ये है क्या? इसके बारे में स्टडी करते हैं। इसमें लिखा हुआ, जैसे मैंने एक लिखा लॉन्गिट्यूडनल का मतलब लाइफ साइकिल और हिस्टोरिकल रिसर्च। तो लाइफ साइकिल और हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है? जैसे हम रिसर्च कर रहे होते हैं, तो रिसर्च करते समय कुछ ऐसे रिसर्च होते हैं जिसमें लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है। जैसे एक ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में जो हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है? तो वो जो अध्ययन है, जो हमारा स्टडी है, वो बच्चा कब से जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में उसकी डेथ जब तक न स्टडी की जाती है, ठीक है? जो स्टडी की जाती है तो उसे बोलते हैं, ठीक है? उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, ठीक है? तो लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च ये हो गया, ठीक है? पूरे लंबे पूरे समय तक नहीं, बिगिनिंग टू एंड तक जो स्टडी की जाती है उसे लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च कहते हैं, ठीक है? जैसे लाइफ साइकिल रिसर्च मैंने आपको बताई कि ह्यूमन बीइंग से लेकर शुरुआत से लेकर के अंत तक जो रिसर्च होती है उसे लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च कहते हैं, ठीक है? तो ये रिसर्च हो गई। दूसरा हिस्टोरिकल रिसर्च हो गई। हिस्टोरिकल रिसर्च में भी आप जैसे इसी का एग्जांपल है, तो हिस्टोरिकल रिसर्च में एग्जांपल क्या है? जैसे मिडाइवल पीरियड ले लिया, मध्यकाल ले लिया, या एंशिएंट पीरियड ले लिया, या ब्रिटिश पीरियड ले लिया। तो ब्रिटिश कब आए और कब तक गए, यानी शुरू से लेकर के जो आखिर तक स्टडी की जाती है, उसे जो है लाइफ साइकिल, उसे जो कहते हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च कहते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? लॉन्गिट्यूडिनल शुरू से लेकर के अंत तक अध्ययन किया जाए, ठीक है? जैसे योग कब शुरू हुआ और उससे लेकर के किस इरा में, योग प्राचीन काल में क्या था, मध्यकाल में क्या था, वर्तमान में क्या था? तो मध्यकाल जहाँ शुरू हुआ और जहाँ अंत हुआ, उस समय योग का कितना रहा, या किसी कोई ऐसा योगी हो, योग के फील्ड में काम किया उसने, तो उसने शुरू के जीवन से लेकर के अंत तक अध्ययन करना लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च कहलाएगा। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या होती है? ये रिसर्च का वो टाइप है जब हम क्या करते हैं, हम टुकड़ों-टुकड़ों में अध्ययन करते हैं। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट का आपको एग्जांपल दिया, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में कुछ लोग रिसर्च कर रहे हैं कि बच्चा इन्फेंसी स्टेजेस या चाइल्डहुड स्टेज या एडोलसेंस स्टेज, तो उन्होंने क्या किया, ह्यूमन डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं, जो टोटल डेवलपमेंट है, उसको स्टेजेस में डिवाइड कर दिया और स्टेजेस में डिवाइड करके अध्ययन कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं, ठीक है? जैसे और तुम आपको बता देता हूँ, जैसे अभी एग्जांपल दिया हमने आपको, सर इसमें क्या है? क्या बताएँ? सर इस रिसर्च में जैसे जैसे मान लीजिए किसी ने ये वाली रिसर्च करी, तो इसमें पर्टिकुलर किसी एक ही एज पीरियड में रिसर्च की जाती है या फिर उसके बाद दूसरी वाली भी करते हैं? जैसे बाल्यावस्था की रिसर्च करी हमने, उसके बाद क्या हम युवावस्था की भी करेंगे? नहीं, ज़रूरी नहीं। इसमें क्या है कि अपने सुविधा के अनुसार क्रॉस सेक्शनल का मतलब देखो, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करना, तो आपको पता होगा ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करना, मनुष्य कब जन्म लेता है और कब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये एक व्यक्ति की बस की बात तो है नहीं, होगा? बताइए। अब एक व्यक्ति जो है वो पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट का साइकिल अध्ययन करेगा, रिसर्च करेगा तो खुद ही बीच में चला जाएगा, अध्ययन क्या करेगा? तो पूरा तो कर नहीं सकता। लेकिन जैसे टीम काम करती है, आपने सुना होगा कि ये इंस्टीट्यूशन ने ये रिसर्च की, तो उस इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति ने एक टॉपिक, एक-एक रिसर्च करने में जीवन लग जाता है और एक व्यक्ति का नहीं, हज़ारों लोग, मतलब जो 2, 3, 5, 6, 7 लोग जो स्कॉलर्स होते हैं, उनकी पूरी लाइफ लग जाती है।
कि उन्होंने शुरू किया, वो डेथ हो गई, उनके बाद में उनके रिसर्च स्कॉलर थे, उन्होंने उस पे स्टडी की, उसको आगे प्रमोट किया। तो क्या होता है कि इसमें जो लाइफ साइकिल रिसर्च होती है, इसमें शुरू से की जाती है, इसमें टीम काम करती है कि ये टीम काम करे, एक टीम ने पूरा कैलकुलेशन किया कि एक टीम, जैसे मान के ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करना, तो उसके लिए 4 टीम बनाई गई। 4-5 टीम बना दी गई कि एक टीम इन्फेंसी स्टेज का अध्ययन करेगी, एक इन चाइल्डहुड का, एक एडल्टहुड का, एक ओल्ड एज का। तो चारों टीम जो है, उन्होंने एक विशेष विशेष एज ग्रुप ले लिया और सब पे अध्ययन कर रही है, और फिर चारों डेटा मिला करके उसने ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में रिजल्ट दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कोई व्यक्ति है, जैसे योग का इम्पैक्ट आप देखना चाहते हैं, तो योग का इम्पैक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट पे क्या पड़ता है, तो आपने केवल चाइल्ड डेवलपमेंट लिया, आप पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं ले रहे हैं। आपने केवल एक स्टेज ली और एक स्टेज पे अपनी रिसर्च करके कंप्लीट कर ली, क्योंकि आपके पास ना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना ही आपके पास इतना टाइम था। तो आपने केवल एक स्टेज ली और उस पे स्टडी की और खत्म कर दी। जैसे योग के माध्यम से आप देखना चाहते हैं, तो डिफरेंट टाइप की मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो आपने केवल एक डिसऑर्डर लिया और उस पे स्टडी की, उस पे अपना रिजल्ट दिया। तो आपने पूरा साइकिल नहीं लिया, आपने केवल एक लिया। इसे क्रॉस सेक्शन कहते हैं। ठीक है? उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिसर्च फाइंडिंग के नेचर के आधार पे, ठीक है? जो फाइंडिंग होती है उसके आधार पे हम कहते हैं, उस पे डिस्क्रिप्टिव है, कोरिलेशनल है। कुछ ऐसी रिसर्च होती है जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव ना, जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इसमें रिव्यू रिसर्च भी आती है, जैसे कई सारे रिसर्च पेपर लिखे गए, तो हमने सारे रिसर्च पेपर को मिला करके एक रिसर्च पेपर बना दिया। ठीक है? या रिसर्च गैप हुआ कि एक स्टडी कहती है कुछ और, एक स्टडी कुछ और कहती है, तो हमने दोनों स्टडी को पढ़ा और हमने फिर उसका कंक्लूजन निकाल के रख दिया। ठीक है? या कोई थ्योरी ऐसी थी जिस पे काफ़ी रिसर्च हुई और थ्योरी पे फिर हमने रिसर्च की और हमने उस थ्योरी पर से कुछ नए-नए फैक्ट सामने लेकर के आए। तो ये क्या है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है? जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है। कोरिलेशनल रिसर्च वो टाइप है जिसके अंदर कोरिलेशन किया जाता है, जिसमें क्या है? संबंध देखे जाते हैं कि ए का बी के साथ क्या है। ए का बी का मतलब है, जैसे मेंटल हेल्थ का, टीचिंग एप्टीट्यूड कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं अचीवमेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट। बच्चे जो अचीवमेंट लेवल होता है उसका साथ क्या इम्पैक्ट, या मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है। तो यहाँ रिलेशन देख रहे हैं, ठीक है, कि बच्चा जो है आईसीटी के माध्यम से पढ़ाते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और बिना आईसीटी के पढ़ाते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो रिलेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन कैसा है, कहते हैं तो उसे कोरिलेशनल रिसर्च कहते हैं। ये मैंने ऊपर आपको डिटेल से बता चुका हूँ। नीचे भी देखो डिटेल दिया हुआ है मैंने, इसलिए डिटेल ऊपर भी बता दिया, नीचे भी बता दिया। बेसिक रिसर्च को क्या कहते हैं, प्योर रिसर्च भी कहते हैं, फंडामेंटल भी कहते हैं। और बता दीजिए प्लीज। जी, इसीलिए नीचे लिखा हुआ है। मैंने ऊपर इसीलिए बताया कि आपको आपको नीचे फिर से लिखा हुआ है। ठीक है? कि जो बेसिक रिसर्च होती है इसे प्योर रिसर्च भी कहते हैं, फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। ये साइंटिफिक रिसर्च जो होती है ये इम्प्रूवमेंट के लिए, साइंटिफिक नॉलेज के लिए होती है, साइंटिफिक थ्योरी के लिए होती है। इसके माध्यम से नेचुरल फिनोमेना जो होते हैं, प्राकृतिक घटनाएँ जो होती हैं, या कोई भी ऐसी प्राकृतिक चीज़ जो घटित होती है, उसके बारे में प्रेडिक्शन किया जाता है। जैसे मैंने एक प्राकृतिक बताई कि आगे क्या होगा अगर इसी तरीके से ह्यूमन जो है वो नेचुरल रिसोर्स का नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं, उनका दोहन करेगा तो आगे कैसा होगा? तो हम प्रेडिक्शन होती है, आपने देखा होगा 2025 में जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, 2030 में ग्लेशियर्स पिघल जाएँगे, 2050 में जो ऑयल रिज़र्व है वो खत्म हो जाएँगे। तो ये क्या है? ये रिसर्च का परिणाम है, रिसर्च किया जाता है, ठीक है? कि इस तरह से टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें। जैसे एक इसमें थ्योरी आती है कि एप्लाइड जीन पियाजे की थ्योरी आती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, आप सबने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी। ठीक है? पर्सन साइकोलॉजी के स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ते हैं, बाकी सभी में पढ़ाई जाती है जीन पियाजे की थ्योरी। जीन पियाजे एक रशियन जो है बायोलॉजिस्ट थे, वो अध्ययन करना चाहते थे, कुत्ते के ऊपर अध्ययन कर रहे थे। कुत्ते के ऊपर अध्ययन कर रहे थे, तो चूँकि वो बायोलॉजिस्ट थे और डाइजेस्टिव सिस्टम पे अध्ययन करना चाहते थे कि डाइजेशन सिस्टम कैसे काम करता है। तो उन्होंने क्या एक स्टडी की, कुत्ते को भूखा रखा और भूखे रखने के बाद में उससे उससे उन्होंने मीट का टुकड़ा दिया। फिर क्या किया, थोड़े दिन बाद में एक्सपेरिमेंट में उन्होंने नई चीज़ जोड़ी। जब वो मीट का टुकड़ा देने जाते थे, तो उसके साथ एक बेल बजाते थे, घंटी बजाते थे। फिर मीट का टुकड़ा देते थे। कुछ दिन बाद में क्या किया, उन्होंने केवल घंटी मतलब मीट का टुकड़ा देते थे, कुत्ते के मुँह में पानी आ जाता था। जब कुछ दिन बाद में घंटी के साथ देने लगे, वो कुत्ते के मुँह में पानी आता था। फिर क्या हुआ, फिर जैसे घंटी बजाई, कुत्ते के मुँह में पानी आना, लार आना शुरू हो गया। तो उन्होंने देखा कि अगर स्टिमुलस के साथ कोई आर्टिफिशियल स्टिमुलस जोड़ दिया जाए, कुछ दिन बाद में जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस होता है, वो नेचुरल स्टिमुलस की तरह से काम करना शुरू कर देता है।
ठीक है? तो यहाँ क्या हुआ कि ये जो सिस्टम थी वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे रिसर्च थी, लेकिन इसका जो उपयोग था, ये ज्ञान में वृद्धि के लिए वो कर रहे थे कि कैसे काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन उनकी जो रिसर्च थी, वो रिसर्च आगे चल कर के प्रो एप्लाइड रिसर्च में कन्वर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि उसका उपयोग जो है वो लर्निंग में किया जाने लगा। मतलब वो तो ज्ञान में वृद्धि के लिए थी, लेकिन समाधान करने में उस थ्योरी का उपयोग किया जाने लगा। तो वो जो रिसर्च है आगे चल कर के एप्लाइड रिसर्च भी कहलाई। तो इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है, आपको ध्यान रखना है। एप्लाइड रिसर्च एग्जामिन द यूजफुलनेस ऑफ थ्योरी इन सॉल्विंग प्रैक्टिकल एजुकेशनल प्रॉब्लम, मैंने लिखा है। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे नॉन एजुकेशनल हो या एजुकेशनल, कोई भी ऐसी व्यवहारिक समस्या जिसका समाधान किया जाना है, उसे एप्लाइड रिसर्च कहते हैं। एक्शन रिसर्च के बारे में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इमीडिएट प्रॉब्लम के लिए होता है। ये रिसर्च किसने बनाया, किसने इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया, पॉपुलर किया? वो है स्टीफन एम कोरे। किसने किया था? स्टीफन एम कोरे। एक बार क्वेश्चन आया था सिंपल सा, कि इसका सीक्वेंस क्या होता है, स्टेप्स क्या होती हैं रिसर्च की? जैसे बाकी जितनी भी रिसर्च हम आगे पढ़ेंगे, उन सबकी स्टेप्स अलग होती हैं। मैंने कहा नहीं कि बाकी जो रिसर्च होती है उनके लिए आपको अलग है, लेकिन जो एक्शन रिसर्च है इसके लिए आपको विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं, इसका सिंपल कोई कर सकता है। तो कैसे कर सकता है? सिंपल क्या स्टेप है? प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। सिंपल सा प्लान करना। जैसे बच्चे देर से आ रहे हैं, तो हमने प्लानिंग की। पहली प्लानिंग की, बच्चों के साथ बैठ करके समस्या का समाधान करेंगे। हमने बच्चों से पूछा क्यों देर से आ रहे? बच्चों ने बताया ये दिक्कत। हमने कहा ठीक है, हम क्या करते हैं, क्लास का टाइमिंग 5 मिनट आगे बढ़ा देते हैं। फिर देखा 5 मिनट के दूसरे दिन देखा बच्चे फिर से देर से आ रहे हैं। तो हमारा जो पहला जो प्लान था वो तो कैंसल हो गया। अब क्या किया हमने? हमने क्या किया, बच्चों पे क्या किया, उनको डाँट दिया एक दिन। ठीक, डाँटा कि नहीं तुम देर से आते हो, ये डाँट दी। दूसरे दिन देखा सही टाइम पे आया, तीसरे दिन फिर से देर से आने लगे। तो देखा उन पे डाँट का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर हमने क्या किया, हमने उन पे फाइन लगा दी कि देर देर से आओगे आपको फाइन देनी पड़ेगी। तो जैसे ही फाइन लगाई, एक बच्चे ने एक दिन फाइन दी, दूसरे दिन से सब राइट टाइम से आने लग गए। जब राइट टाइम से आने लगे तो हमने क्या किया, प्लान किया। तो पहला प्लान किया हमने, 3 प्लानिंग बनाई, एक समझो बातचीत करके, दूसरा डाँटने की, तीसरा फाइन की। तो डाँट एक एक्ट किया, हमने प्लान बनाया, पहले समझाया, प्लान बनाया, समझाने का, उसपे हमने समझाया। समझाने के बाद हमने देखा, तो देखने के बाद हमने देखा कि बच्चे जो हैं देर से अभी भी आ रहे हैं, तो हमने उसको वहीं पर छोड़ दिया। हमने दूसरा प्लान बनाया, दूसरा प्लान क्या? डाँटा। डाँटने के बाद हमने देखा कि उसका भी इम्पैक्ट थोड़े दिन समय पड़ा, लेकिन फिर से वही काम कर रहे हैं। तीसरा क्या बनाया? फाइन लगा दी। जब फाइन लगाया तो देखा, प्लान किया, फाइन लगा दी, फिर हमने देखा बच्चे राइट टाइम से आ गए। फिर हमने क्या किया, उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, उसको लगा दिया भाई परमानेंटली कि अब कोई बच्चा देर से आएगा तो उसे फाइन पड़ेगी। फिर क्या हुआ, बच्चा देर से आना बिल्कुल बंद कर दिया। सिंपल सी स्टेप। तो इसके लिए मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई। इसके लिए किसी ने कोई विशेषज्ञ नहीं था कि उसने जाके पीएचडी की थीसिस लिखी या इसके लिए किसी की गाइड अलॉट हुआ। सिंपल सा तरीका अपनाया और उससे समस्या का समाधान हो गया। तो इसे कहते हैं एक्शन रिसर्च। फिर एक्सपेरिमेंटल आपको बता ही चुका, मैनिपुलेटिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन कंट्रोल कंडीशन एंड मेजरिंग इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ठीक है? क्या है? मैनिपुलेटिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन कंट्रोल्ड कंडीशन। कंट्रोल, ठीक है, नियंत्रित दशा के अंदर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल करना जो होता है, और उसका जो इफेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना पड़ रहा है, इसको मेजर करना जो होता है, उसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। सिंपल सी भाषा में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्लियर हो गया आपको? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है? कि जिसमें हम, ये क्वेश्चन भी आता है, मैंने आपको बता चुका हूँ। वो पहले भी कई बार क्वेश्चन आए, एक तो ये आएगा कि कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं, और दूसरा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का होता है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज किया जाता है या मैनिपुलेशन किया जाता है, तभी आप इफेक्ट देख सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है ये आपको आगे बताएंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल भी आगे बताएंगे। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की सबसे बड़ी फीचर है, इसकी विशेषता कि इसके अंदर जो वेरिएबल होते हैं उनमें चेंजेस किए जाते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब चेंज करना, चेंज करने का मतलब है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र चर में चेंज। स्वतंत्र चर क्या होता है, क्या कैसे मेजरिंग, इसका इफेक्ट जो पड़ता है डिपेंडेंट पे पड़ता है। अब जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जाती है, इसकी एक विशेषता ये होती है कि इसके अंदर जो टूल का उपयोग किया जाता है, वो टूल जो होता है वो स्टैंडर्डाइज होता है। स्टैंडर्डाइज का मतलब जिसके मानक विकसित कर लिए जाते हैं, उन परीक्षण को मानक संदर्भित परीक्षण कहते हैं। मानक का मतलब क्या है? जैसे आप सामान लेने के लिए जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक केजी होता है, केजी वेट करने का। उसपे आप उसी से वेट, आप कहीं भी जाएँ वो केजी से वेट किया जाता है। तो स्टैंडर्ड बना दिया गया है। आप कोई कपड़ा लेने जाते हैं, मीटर से मेज़र किया जाता है, वो स्टैंडर्ड है।
तो ये क्या है, विकसित कर लिया गया मानक। कहीं भी जाएँगे तो 100 1000 ग्राम का ही 1 किलोग्राम होता है। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक काँटे से तोड़े और चाहे आप फिजिकल से तोड़े, तो स्टैंडर्ड है। तो इसी तरह से क्या है, हमारा स्टैंडर्ड होता है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आप कितना भी कहिए हमें फीवर है, लेकिन वो क्या कहेगा, थर्मामीटर निकालेगा और चेक करेगा कितना फीवर है। आपके कहने से नहीं होगा कि हमको बहुत ज़्यादा फीवर है या हमको बहुत कम फीवर है। वो चेक करेगा और चेक करने के बाद आपको मेडिसिन देगा। तो क्या है, मेजरमेंट करने का एक डिवाइस है, जिसके कि मानक मानक मतलब कितने टेम्परेचर पे फीवर माना जाएगा। ये सारी चीज़ क्या है, साइंटिफिकली डिफाइन है। जैसे आपका स्टैंडर्ड विकसित कर लिया गया है नेट का, इतना इतने क्वेश्चन्स आएँगे, इसका आंसर करने का तरीका ये होगा, मिनिमम इतने नंबर होने चाहिए पास होने के लिए, जेआरएफ होने के लिए इतना कट ऑफ जाएगा, जो इतना टॉप करेगा 3% में आएगा उसको जेआरएफ अलॉट किया जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। फिर क्या, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होती है फिर। ये रिसर्च जो भी है, ये भी एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ही टाइप है, बस एक्सपेरिमेंटल से थोड़ा-सा डिफरेंट है। एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होती है, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन करके डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट है इसको देखा जाता है। इंडिपेंडेंट मतलब होता है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर वो चर होता है जिसमें शोधकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन ला सकता है। ठीक, आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो कि जिसमें जिस पर स्वतंत्र चर का प्रभाव देखा जाता है। जैसे आईसीटी का बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव, ठीक है? या आप योग कहें तो योग का मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट। तो योग क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? मेंटल हेल्थ। तो आप योग में चेंज कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ में चेंज नहीं कर सकते किसी के आदमी की डायरेक्टली जाकर के। 10 बच्चों को आपने लिया अपनी क्लास में कि इनका मेंटल हेल्थ देखते हैं कैसा होगा, योग कराते हैं। तो आप योग का कौन-सा आसन कराना है, कब कराना है? प्राणायाम कौन-सा कराना, कब कराना, सुबह कराना, शाम कराना, 1 घंटे कराना, 2 घंटे कराना, ये आप जितना चाहें उतना चेंज कर सकते हैं। लेकिन बच्चों का जो मेंटल हेल्थ है उसको जाकर के आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते कि बच्चों बैठो लाओ स्क्रू लाते हैं तुम्हारा मेंटल हेल्थ आज चेंज कर देते हैं, नहीं। उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसमें आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। योग करेंगे, योग के माध्यम से जितना पढ़ रहा होगा, वो योग के माध्यम से पढ़ रहा होगा। आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते जिस तरह से आप आसन और प्राणायाम टाइम का चेंज कर सकते हैं, ठीक? तो लेकिन जो एक्सपोज़ फैक्ट इसमें क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल से इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे जाया जाता था। यानी आश्रित चर से किसके स्वतंत्र चर की तरफ जाने का प्रयास किया जाता है। कैसे? कभी-कभी कुछ ऐसी घटनाएँ हो जाती है जिसके बाद में उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कोई त्रासदी आ गई या कोई घोटाला हो गया, तो आपने देखा होगा इसकी सीबीआई जाँच कराई जाएगी। तो सीबीआई जाँच कैसे? इसका प्रभाव से कारण पे, भई ये क्यों हुआ? जैसे केदारनाथ की त्रासदी आ गई। तो उसपे बहुत सारी स्टडी हुई कि केदारनाथ की ट्रेजेडी क्यों हुई, कैसे घटित हुई। या जैसे आज आपने देखा होगा कि इंडोनेशिया का प्लेन जा रहा था, क्रैश हो गया बीच में, पता ही नहीं चला। तो यहाँ क्या है, प्लेन क्रैश होने के बाद उसका क्या कारण रहा होगा, यानी प्रभाव से कारण पे जाया गया। या घटना त्रासदी केदारनाथ की घटित हुई, तो घटना तो घटित हो गई, अब वो कितनी ज़्यादा मात्रा में घटित हुई घटना, उस घटना से, उसके प्रभाव से, उसके कारण पे जानने का प्रयास किया कि इतना बड़ा घटना हुई तो क्या होगा? या आपने सुना होगा कभी-कभी बहुत तेज़ से आवाज़ आई, तो आप सोचेंगे अरे क्या हो गया भाई? इतनी तेज़ से आवाज़ आई। तो किससे प्रभाव, जितनी तेज़ आवाज़ होगी उतने ही ज़्यादा आप सोचेंगे घटना कैसी हुई, ठीक? तो ये क्या, रिसर्च ऑफ कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट, जब घटना घटित हो जाती है उसके बाद जो अध्ययन किया जाता है उसे हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड मेकिंग प्रोब इनटू फैक्टर ऑफ वेरिएबल व्हिच एक्सप्लेन, किसके बारे में, डिपेंडेंट वेरिएबल का जो है इफेक्ट पड़ा हुआ है, कितना इफेक्ट पड़ा हुआ है, इसके बारे में जानने का प्रयास किया जाता है, ठीक है? कितना इफेक्ट पड़ चुका है, कितना प्रभाव पड़ा, उससे क्या कारण हुआ होगा, उसके बारे में जानने का प्रभाव। इट इज टाइपिकल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट। अब इसके अंदर जो परीक्षण, ये क्वेश्चन आया था कि जो एक्सपोज फैक्टर रिसर्च होती है, इसमें किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो हमने अभी पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उसमें हम लिखा था मानक संदर्भित परीक्षण का उपयोग किया जाता है। लेकिन ये एक ऐसी रिसर्च है जिसके अंदर विशेष प्रकार का परीक्षण का उपयोग किया जाता है। कैसे? क्योंकि जब कोई घटना घटित हो जाती है, उस घटना क्या घटित हुई है तो हमको मालूम नहीं होता। जैसे केदारनाथ की त्रासदी आई, तो उसके बाद में उस त्रासदी की वजह से कितना नुकसान हुआ, शारीरिक, मानसिक और प्राकृतिक कितना हुआ, आर्थिक नुकसान कितना हुआ, ये नुकसान बाद में मेजर किया गया कि कितना नुकसान हुआ और क्या-क्या कारण रहे थे।
ठीक है? तो ये इसके जो मेज़रमेंट करने के जो टूल थे वो पहले से तो किसी को मालूम नहीं था कि ये ट्रेजेडी आएगी और ये ट्रेजेडी होगी, उसके बाद में इसके परीक्षण विकसित कर लिए जाएँगे, फिर हम इन परीक्षण का उपयोग करके उसका इफ़ेक्ट मापने का प्रयास करेंगे। ये तो किसी को मालूम नहीं था। ठीक या तो क्या किया गया, जब ये घटना घटित हो गई, ऐसी त्रासदी आ गई, तो उसके बाद में जो त्रासदी है उसका मापन कैसे किया जाए, इसके लिए यंत्र का विकास किया गया। जैसे कोविड-19 किसी को नहीं मालूम था कि कोविड-19 जो ऐसी समस्या आएगी भविष्य में कि तो किसी को मालूम तो था नहीं, लेकिन अब ये समस्या आ गई तो क्या हुआ, ये समस्या क्यों आई, इस समस्या का मापन कैसे किया जाए? तो इसके लिए क्या नए-नए परीक्षण विकसित किए गए, जो अभी विकसित किए गए, जो पहले कभी विकसित नहीं थे। ठीक है? To explore the effect of possible factors for the organization of effective midday meal intervention जैसे एक बारे में उदाहरण है, क्वेश्चन आया था नेट के एग्जाम में कि एक शोधकर्ता है वो ये जानना चाहता है कि मिड डे मील का इम्पैक्ट जो है क्या है। योजना लागू कर दी गई है, मिड डे मील योजना चल रही है। तो मिड डे मील योजना जो है अब रिसर्चर जाता है और मिड डे मील योजना को स्टडी करता है और स्टडी करने के बाद में देखता है क्या उसका जो इफेक्टिव है वो क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या-क्या कारण रहे होंगे। ठीक है? इसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जिसमें मैंने बताया कि जिसके अंदर क्या होता है किसी घटना को डिस्क्राइब किया जाता है। इसमें क्वेश्चनर का सहारा लिया जाता है। आपने देखा होगा प्रश्नावली भरवाई जाती है, उसके माध्यम से आप क्या फ़ील करते हैं, क्या नहीं फ़ील करते हैं। आप कहीं भी जाते हैं आपको दिया जाता है भैया रेट कर दीजिएगा, रेटिंग कर दीजिएगा या प्रश्न पूछे जाते हैं। उसे प्रश्नावली क्या जो प्रश्न की माला होती है उसे प्रश्नावली रिसर्चर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इन अर्बन एरिया कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसका अर्बन एरिया में क्या पर्सपेक्टिव है उसके बारे में अध्ययन करना है तो क्या करेंगे क्वेश्चनर बना लिया और क्वेश्चनर बनाने के बाद में लोगों से पूछा भाई पॉलिटिकल पार्टी क्या सोचती है आपके बारे में लोगों ने टिक कर दिया हम उसको स्टडी कर रहे हैं तो क्या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाती है ये क्वेश्चन आया था उसी का ये जो रिसर्च इज इंटरेस्टेड ये यूजीसी के क्वेश्चन आया था फिर है हिस्टोरिकल रिसर्च ये एक प्रकार का गुणात्मक अनुसंधान है हिस्टोरिकल रिसर्च इट इन्वॉल्व एग्जामिंग पोस्ट पास्ट इवेंट टू ड्रा कंक्लूजन एंड मेक प्रेडिक्ट अबाउट फ्यूचर ये क्या है जो पास्ट में घटनाएं घटित हो गई हैं उनके बारे में एक निष्कर्ष निकालना और उसके आधार पे फ्यूचर के बारे में प्रोडिक्शन करना जैसे मैंने बताया नहीं नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे तो क्या है पास्ट में ऐसा हुआ है और अगर फिर से करोगे तो ऐसा ही होगा तो इसके बारे में प्रेडिक्शन किया जाता है फ्यूचर के बारे में ठीक है ये जो रिसर्च होती है गुणात्मक क्यों होती है गुणात्मक यानी इस कहलाते हैं मात्रात्मक रिसर्च होती है मात्रात्मक जिसके अंदर क्वांटिटी होती है गुणात्मक जिसके अंदर क्वालिटी होती है जैसे आपने कोई हमने खाना खाया तो आपका पेट भर गया, आपको कैसा लगा खाना? अच्छा लगा। तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि मेरे को 1 किलो अच्छा लगा, 2 किलो अच्छा लगा। अब अच्छा लगा, अच्छा मतलब क्वालिटी, ठीक है? आपने कितने पीस खाए ये आप बता सकते हैं, मैंने 2 पीस खाए, बर्फी 3 खाए, तो ये दिस इज़ क्वांटिटी, ठीक है? तो ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है क्योंकि इसमें हम घटना के बारे में वर्णन करते हैं, हम इसमें गिनती नहीं करते हैं, हम वर्णन करके बताते हैं। तो जैसे मान के चलिए कोई राजा हुआ, उस राजा की अच्छाइयाँ क्या थी, खराबियाँ क्या थी, ये बताई जा रही हैं या उस समय के प्राचीन भारत के बारे में बताया जा रहा है। तो वहाँ की जो चीज़ें हैं, वहाँ क्वालिटी के रूप में एक्सप्लेन की जा रही हैं, ठीक है? अब इसकी मैंने कहा क्वालिटेटिव है, गुणात्मक अनुसंधान है। जो हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है? द कंक्लूजन एंड फाइंडिंग ऑफ रिसर्च कैन नॉट बी जनरलाइज्ड टू अदर सिचुएशन जो प्राचीन जो हिस्टोरिकल रिसर्च का जो कंक्लूजन आते हैं, उनको जो है निष्कर्ष जो है उनको सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। सामान्यीकरण जो रिसर्च की भाषा में कहते हैं कि जो रिजल्ट आया है उसको लागू करना। जैसे योग के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य सही होता है। हमने 10 लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया, तो भाई बहुत सही रिजल्ट अब हम क्या करेंगे इसको 100 लोगों को सिखाएँगे। ठीक है? तो इसको तो जनरलाइज़ किया जा सकता है लेकिन हिस्टोरिकल रिसर्च को नहीं। कैसे? जो युद्ध हुआ रामायण का युद्ध हुआ, रामायण के युद्ध में बताया गया, तो रामायण का युद्ध का निष्कर्ष जो आया है या रामायण के युद्ध की जो घटना घटित हुई, वो वर्तमान में आप नहीं कर सकते कि नहीं हम जो वो हुआ था, राम ने जो है रावण को मार दिया था, तो हम क्या करेंगे, अब वर्तमान समय में राम आएँगे, रावण आएँगे और फिर से युद्ध होगा। उसमें जो गलतियाँ हुई थी, वो रिपीट नहीं होंगी, फिर से नए तरीके से किया जाएगा युद्ध। तो जो घटना घटित हो चुकी है, अब वो दोबारा रिपीट जो नहीं की जा सकती। वो उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वो घटना को रिपीट नहीं करा सकते, फिर से नहीं एग्ज़ामिन नहीं कर सकते। आपने 1 किलो वज़न ली का सामान लिया और घर पे आए फिर से तौल सकते हैं उसे आप। लेकिन जो पास्ट में घटित हो चुका है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप रिपीट नहीं कर सकते, उनको आप केवल और केवल एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, इसके जो परिणाम होते हैं उनको भी जनरलाइज़ नहीं कर सकते कि महाभारत में जो हुआ अब उसके जो परिणाम आए वर्तमान समय में किया जा सके, नहीं। अब जो हो चुका वो पास्ट की बात थी। अब उससे हम सीख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं।
जो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है इसमें क्या होता है, इसमें डेटा का प्रयोग करता है। 2 तरह के डेटा होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है बेसिकली। प्राइमरी डेटा वो होता है जो शोधकर्ता स्वयं से जाकर के एकत्रित करता है। जैसे बौद्ध काल में जो महाविद्यालय, विश्वविद्यालय था नालंदा का कैसा था? तो आप जाइए नालंदा, बिहार जाइए, ठीक है? और बिहार जाने के बाद में वहाँ जाकर के लोगों से मिलिए, वहाँ जाकर के जो महाविद्यालय के जो रुइन्स हैं, जो खंडहर हैं, उनको देखिए, तो ये प्राइमरी डेटा हो गया। सेकेंडरी डेटा क्या हुआ कि किसी की किताब है जिसने नालंदा, तक्षशिला के बारे में लिखा है, तो उस किताब से पढ़ लीजिए, तो सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी जिसको आप डायरेक्टली आपके द्वारा, सेकेंडरी जो किसी और के द्वारा मिला। ये क्या है? रिसर्च। आज के लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि पहले से बताया हुआ नहीं था आपको, और दूसरी बात मेंटली आप प्रिपेयर नहीं थे, तीसरी बात 8 बज चुका है, ठीक है? तो शांति पाठ करते हैं, मुझे भी नहीं मालूम था। कोई क्वेश्चन किसी को? सर एक बार थोड़ा-सा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को बता दीजिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। हाँ, मैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक थोड़ा-सा बता दूँ। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो रिसर्च कहलाती है जिसमें किसी घटना या तथ्य के बारे में व्याख्या की जाती है, ठीक? उसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। जैसे कोविड-19 आ गया, तो कोविड-19 के बारे में 2 तरह की रिसर्च हो सकती है। एक हो सकती है एक्सपेरिमेंटल, दूसरी हो सकती है डिस्क्राइब, कि कोविड-19 का शिक्षा जगत पे पड़ने वाला प्रभाव। तो आप इसके बारे में आपने क्या क्या डेटा कलेक्ट किया? कोविड-19 से जो आपकी बड़ी है हुआ होगा, तो जिसमें आप डेटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं, आपने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, आप घर में बैठे हुए थे एक कमरे में, आपने डेटा कलेक्ट किया और आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सर एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च को बता दीजिए। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च वो प्रकार का अनुसंधान है जिसमें घटना घटित होने के बाद में उसके कारण को जानने का प्रयास किया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, केदारनाथ की घटना घटित हो गई, तो घटना घटित किन कारणों की वजह से घटना घटित हुई? तो इसमें रिसर्चर जो होता है वो आश्रित चर, आश्रित का मतलब प्रभाव पड़ा, बाढ़ आई उसकी वजह से प्रभाव पड़ा, तो वो जो कितना प्रभाव था उस प्रभाव के प्रभाव से उस घटना को जान कि कितनी मात्रा में बारिश हुई होगी जिससे इतना प्रभाव। जैसे आपको एक एग्जांपल है, जब भूकंप आता है, तो जब भूकंप आ जाता है उसके बाद में प्रेडिक्शन किया जाता है कि अरे भूकंप जो है इतना एरिया कवर किया, मतलब इतने मैग्नीट्यूड का भी भूकंप था। करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सर और जो एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च में डिफरेंस? एक्शन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च में डिफरेंस आपको बता दिया। जो एक्शन रिसर्च होती है शॉर्ट टर्म के लिए होती है। एग्जांपल सर, एग्जांपल। हाँ, एक्शन रिसर्च आपको बताया। अप्लाइड रिसर्च जैसे कोविड-19 की समस्या आ गई, दिस इज इसके बारे में समाधान किया जा रहा है, ये अप्लाइड रिसर्च है। और आपने खाना नहीं खाया, आपकी मम्मी जो है आपको तरीके से समझा रही है, दिस इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। कि आप खाना नहीं खा रहे हैं 2-4 दिन से, तो मम्मी आपको डिफरेंट टाइप के तरीके से समझा रही है, बेटा प्यार से खा लो। पापा समझा रहे हैं, नहीं समझा रहे हो तो डंडा लेके समझा रहे हैं आपको, फिर आप समझ गए, तो उनको एक्शन, तो दिस इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। सिंपल से एग्जांपल। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? ये अभी बता चुका हूँ ऑलरेडी। हाँ, ठीक है सर। हाँ, इसके लिए सर कोई बुक सजेस्ट करेंगे क्या आप? हाँ, बुक रिसर्च में के सजेस्ट